आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर में हम लोग आज 2 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 7 टॉपिक्स आए हैं हमारे और प्रीलिम स्पेसिफिक मैंने आपको बताया कि हम डेली में डिस्कस नहीं करते हैं। इसकी मंथली सीरीज़ है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है। मैंने जनवरी 2020 का इनसाइट का पूरे मंथ का जो मैगजीन में लास्ट में थे ना सारे प्रीलिम स्पेसिफिक एक जगह पर कलेक्टेड, वो कल एक वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का और मैं डेली अब इसको कंप्लीट करके रहूँगा। अगस्त तक की कंप्लीट हो जाएगी। 15 डेज़ का ऑल्टरनेट डेज चलेगा। एक दिन जनवरी का इनसाइट का, नेक्स्ट डे जनवरी का विजन का, फिर नेक्स्ट डे आएगा फरवरी का इनसाइट का और उसके नेक्स्ट डे आएगा फरवरी का विजन का। तो इस तरीके से 8 महीने अगस्त तक के 16 डेज़ के 16 वीडियोज़ आएंगी। फिर उसके बाद हर मंथ में बैक टू बैक बनाता चलूँगा। ऑल राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 सितंबर का। उससे पहले हम लोग 1 सितंबर का एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 सितंबर को हमारे पास थे 7 टॉपिक्स। पहला टॉपिक था हमारा रेयर रेनाटी चोला का एक इंस्क्रिप्शन था जिसको एक आंध्र प्रदेश के एक जो डिस्ट्रिक्ट है कडप्पा, उसके पास एक रिमोट विलेज में अनअर्थ किया गया था, डिस्कवर किया गया था। ये डोलोमाइट स्लैब और शेल के ऊपर बना हुआ था। इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये 8th सेंचुरी AD से बिलोंग करता है, जिस समय वहाँ पर चोला महाराज थे रेनाडू के। इंस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलरली मेजरिंग यूनिट है मर्तुस के बारे में, ठीक है ना। ये लैंड एक किसी इंसान को, एक ब्राह्मण प्रीस्ट को गिफ्ट की गई थी। प्लस में इन्होंने लास्ट इंस्क्रिप्शन के ऊपर लास्ट लाइन में कुछ लिखा हुआ है मोरालिटी के बारे में, उन दिनों में कैसी था, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। एंड रेनाटी चोलास के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग तो ओरिजिनली बहुत इंडिपेंडेंट थे। बाद में वो ईस्टर्न चालुक्यास के अंडर में आ गए थे एक तरीके से, यानी कि फॉरेन अफेयर्स जो थे इनके वो ईस्टर्न चालुक्यास हैंडल करते थे। अर्लीस्ट जो फैमिली थी वो नंदीवरम की थी जिन्होंने अपना डिसेंट क्लेम किया था। उन्होंने कहा था कि वो फैमिली करिकला से बिलोंग करते हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि उनकी जो विलेज की ऑटोनॉमी बहुत होती थी उस समय के अंदर, ऑलराइट। और उनका जो काउंसिल था नाडू का, उसको बोलते थे नट्टावाई। इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स थे क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, तो ये आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। अगर कोई उसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है तो उनको ये चीज़ें याद करने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप किसी दूसरे स्टेट से हो तो आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि नए वर्ड होते हैं लैंग्वेज के। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था एक वेबिनार जिसका टाइटल था हम्पी इंस्पायर्ड बाय द पास्ट गोइंग इनटू द फ्यूचर। एक जो स्कीम है देखो अपना देश वेबिनार, उसके अंडर सीरीज़ के अंडर किया था। हम्पी लास्ट कैपिटल थी ग्रेट हिंदू किंगडम विजयनगर की। वहाँ पर 4 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने रूल किया था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका नाम डिराइव हुआ है पेम्पा से। पेम्पा, इसको तुंगभद्रा को रामायण के समय बोला जाता था। तुंगा और भद्रा जो हैं ये दोनों मिलकर तुंगभद्रा बनाती हैं। 15th सेंचुरी का विरूपाक्षा टेम्पल है, ये वहाँ पर ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट है। हेमकुंटा हिल भी है साउथ में विरूपाक्षा टेम्पल के, और विट्ठल टेम्पल है वहाँ पर 16th सेंचुरी से बना हुआ जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। तो हम्पी अपने आप के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह है। लाइफ में कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना घूमने। रिव्यू पिटीशन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रशांत भूषण जी के ऊपर चल रहा है, देखो हम लोगों ने यहाँ पे कई चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। रिव्यू पिटीशन डिस्कस किया, क्यूरेटिव पिटीशन डिस्कस किया, कोर्ट के कंटेम्प्ट के बारे में डिस्कस किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो ऐसे टॉपिक जब लगातार लंबे समय तक न्यूज़ में रहते हैं ना, आज का भी जो नया वाला टॉपिक है, आज के टॉपिक में भी प्रशांत भूषण जो है न्यूज़ में रहेंगे क्योंकि इंटरनेशनल कुछ नोटिस आ गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ऐसे टॉपिक्स पक्का आपको आएंगे एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म के अंदर। रिव्यू पिटीशन आप जनरली तब करते हो जब आपका कोई जजमेंट हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं मेरे जजमेंट के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आप दोबारा उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि अपने जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है। कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो नए स्टॉक पाइल नहीं लेगा, पुरानी चीज़ों को ही उनमें करेक्शन होगी तो ही करेगा। केस के वर्डिक्ट आने के यानी कि फाइनल जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करना पड़ता है। और कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहाँ पर आपको 30 दिन के बाद भी अलाउ करते हैं, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका डिले क्यों हो गया। इसके अलावा भी एक और, अगर जस्ट इन केस आपको लगता है कि रिव्यू पिटीशन लगाने के बाद वो भी फेल हो गया तो आप क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हो। वो 2002 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखो गवर्नमेंट के पास अभी आप लोगों को पता कि हमारे जीडीपी कितने पिछले जो क्वार्टर में अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर जो इस सीजन का, उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो वर्ल्ड में मोस्टली जो मेजर इकोनॉमीज है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया का इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है।
चाइना का पॉजिटिव में गया 3 पॉइंट समथिंग का, इंडिया का -23 पॉइंट समथिंग गया है। तो ऐसे टाइम के ऊपर इंडिया को ध्यान में रखना है कि कंट्री के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज़ करें। लिक्विडिटी इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ये जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स होते हैं ना, इनको बाई सेलिंग करना पड़ेगा। कल के पूरे टॉपिक मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था, सिक्योरिटी क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेगी आरबीआई के थ्रू और उसमें फिर दोबारा से पैसा इन्वेस्ट करेगी पब्लिक के अंदर, तो लिक्विडिटी मेंटेन करेगी गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हमने समझाया था। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर वही सेम चीज़ होती है कि बाइंग सेलिंग और उसमें शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह को सेट करके, तो बेसिकली उसके अंदर कंट्री के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए होता है। कोल का गैसिफिकेशन और लिक्विफेक्शन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोल को अपने कन्वेंशनल मेथड से हम लोग विड्रॉ नहीं कर पा रहे होते हैं, निकाल नहीं पा रहे होते हैं, तो हम लोग उसका गैसिफिकेशन करते हैं। तो इंडिया ने एक टारगेट रखा है 2030 तक का कि हम लोग 100 मिलियन टन का कोल का गैसिफिकेशन करेंगे। इसमें करते क्या है कि सॉइल के अंदर ही जब कोल होता है ना, उसको बर्न करके उससे सिनगैस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और उसी तरीके से उसमें अगर हम लोग डीजल और गैसोलीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसका लिक्विफेक्शन करते हैं कोबाल्ट और आयरन के कैटलिस्ट के साथ में। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो दुर्गापुर के अंदर CSIR CMERI की रेजिडेंशियल कॉलोनी जो कि वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। कैपेसिटी इसकी 11.5 किलोवाट पीक की है और एनुअल कैपेसिटी इसकी 12,000 से 14,000 यूनिट्स होंगी। और ये एग्रीकल्चर के फेस में अगर हम इसको देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ICT के भी यूज़ किया जा सकता है, इसको मल्टीपर्पज़ होता है ये। लद्दाख की जो पेंगोंग लेक है उसकी साउथ बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, मैंने आप लोगों को कल पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे पूरी कहानी है कि कहाँ से पेंगोंग लेक का गलवान वैली में क्या हुआ था, कौन सा रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था, फिंगर्स क्या होते हैं। लेटेस्ट फ्लेयर भी अब भी हुआ है चुसूल वैली के पास में, एंड इंडिया ने वहाँ पर टैंक्स डिप्लॉय कर दिए हैं, अब चाइना ने भी वहाँ पर टैंक्स डिप्लॉय कर दिए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, पेंगोंग लेक क्या होता है। पेंगोंग लेक के बारे में हम लोगों ने देखा था कनक्लेव लेक है, इसका लेंथ कितना है, इसका इंडिया के पास 1/3 है 45 किलोमीटर का, और 90 किलोमीटर जो है वो चाइना होल्ड करता है। अक्साई चीन को भी चाइना होल्ड करता है। तो पूरा का पूरा मुद्दा हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी न्यूज़ है 2 सितंबर की, हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सेकंड, NCRB की एक रिपोर्ट आई है एक्सीडेंटल डेथ की और सुसाइड की। थर्ड, हमारे पास एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू है। फोर्थ, कतरी लेबर रॉ रिफॉर्म्स हैं। फिफ्थ में हमारे पास इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स इन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। सिक्स्थ इज़ ग्रीन टर्म अहेड मार्केट एंड सेवन्थ इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि GS पेपर 2 का है, एंड दिस इज़ कवर्ड अंडर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पार्टी। इस तरीके से डेली सिलेबस को जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे साथ पढ़ते रहा कीजिए और बस हल्का सा एफर्ट कीजिए अपने ब्रेन के अंदर कि आपको इतना पता लग जाए कि कोई भी जो टॉपिक आप करंट अफेयर का डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे होते हैं, उस सिलेबस के कौन से पोर्शन से कनेक्ट करता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, बहुत ब्रिलियंट हो जाओगे इस चीज़ के अंदर। और ये चीज़ आपको डेली जो आप न्यूज़ पढ़ते हो, इवन आप स्टैटिक भी पढ़ते हो, उसमें ये समझने में हेल्प करेगी कि कौन से सिलेबस के पार्ट से ही पूछा जा रहा है। और आपकी जो आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग होती है उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो बहुत इंप्रूव होती है। ग्रेजुअली ये चीज़ें होती हैंगी, बट इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ता है। तो ये टॉपिक क्यों है न्यूज़ के अंदर, ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट जो है ये न्यूज़ में क्यों है। देखो हमारे जो यहाँ पर सिविल राइट्स के लॉयर हैं प्रशांत भूषण जी, उनका एक कन्विक्शन आया था, ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कन्विक्शन मतलब इनको कोर्ट के कंटेम्प्ट में, यानी कि कोर्ट के जो आदेश था उसकी अवहेलना के अंदर, यानी कि कोर्ट की निंदा करने के अंदर इनको दोषी करारा गया था एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर। उसके ऊपर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है। अब ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये इंटरनेशनल कमीशन है ज्यूरिस्ट का। इन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो साइन किया हुआ है ना इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, इंडिया इसका एक लीगल पार्टी है इसकी ICCPR की। तो उन्होंने कहा कि भैया आपने जो ये अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना लॉ का, इसके अंदर जो गारंटी किया जाता है, आप इसके साथ इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि आप इससे सहमत नहीं हो रहे जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली प्रशांत भूषण को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मामले में क्रिमिनली कन्विक्ट किया है, ठीक है ना। यानी कि आपने ट्रीटी को साइन किया हुआ है, आपने बोला है कि आप इसके लॉज वगैरह के साथ विदस्टैंड करोगे, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रशांत भूषण के केस को हैंडल किया है, आप इनकंसिस्टेंट हो अपने ट्रीटी के ऊपर।
इतना ही हमें जाना था न्यूज़ के अंदर। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट क्या होता है? एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कंपटीशन की बात करें तो इसमें 60 एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं, इसमें सीनियर जजेस भी होते हैं, अटॉर्नीज भी होते हैं और अकेडमिशियंस भी होते हैं। फंक्शन का काम क्या होता है? सिंपल तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड्स इनको डेवलप करने होते हैं। कैसे? यूज़ करके लॉ को। हेडक्वार्टर वही जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो ICJ जो इंटरनेशनल कमीशन है, देखो फिर से दोबारा ध्यान रखना, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है, ठीक है। इन्होंने प्रशांत भूषण के केस में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि ये जो आपने कन्विक्शन किया है, यानी कि आपने जिस तरीके से इनको दोषी ठहराया है, ये आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, उसके तहत इनकन्सिस्टेंसी, यानी कि उससे मेल नहीं खाता। फिर जो उन्होंने कहा कि जो जजमेंट है इसके अंदर इसका एक चिलिंग इफेक्ट हो गया, जो भी प्रोटेक्टेड फ्रीडम होती है ना एक्सप्रेशन की, यानी कि भारत के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है ना, उसको जैसे जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं ना कहीं उसको एक डिस्करेजमेंट मिलेगा। चिलिंग इफेक्ट जो होता है ना, लीगल टर्म्स में यूज़ किया जाता है इसको डिस्करेजमेंट के लिए। तो ये आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि आपका जो ये जजमेंट है इसके कारण लोगों को एनकरेज नहीं होंगे लोग इस चीज़ से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, बल्कि डिस्करेज होंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने परमिट की हुई हैं। पर्टिकुलर कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, रोक देते हो कि नहीं, इस केस में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर भी एक स्कोप होना चाहिए कि उन चीज़ों के ऊपर भी डिबेट हो, डिस्कशन हो ऐसे मैटर्स के अंदर, और उन चीज़ों को जुडिशरी में ले जाया जाए, उनको जस्टिस का एक्सेस मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करना चाहिए वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक के। उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर भी इन्होंने ये बोला है। अब ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ये क्या चीज़ होती है? ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी होती है। ध्यान रखना, ये एक ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा। इसको मॉनिटरिंग करता है UNHRC, जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स कमेटी है ना। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ से ज़रूर पूछना चाहूँगा यार, सवालों के जवाब दे दिया करो। मैं लाइक्स और शेयर में तो इतना नहीं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बस कमेंट के लिए मैं थोड़ा सा कंसर्न रहता हूँ। कमेंट करने से ना मुझे एक 2 वे कम्युनिकेशन मिल जाता है। यहाँ से जब मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ एक 1 वे कम्युनिकेशन होता है, आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं ना, तो मुझे एक 2 वे कम्युनिकेशन फॉर्म होता दिखाई देता है, जो मेरे लिए ज़रूरी है, ताकि मैं इस चीज़ को, इस बात के ऊपर कंसिस्टेंटली आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता रहूँ। तो UNHRC के अंदर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका पार्ट है या नहीं है? ये बड़ा ही क्रूशियल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। यहाँ पर जो कॉवेनेंट है ये कमिट करता है, इस कमिट यानी कि इस ट्रीटी के अंदर जो भी पार्टीज़ होते हैं उन्होंने कमिट किया होता है कि वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उनकी कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स के, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे। जिसमें राइट टू लाइफ भी आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली वगैरह, इलेक्टोरल राइट्स, ये सारे के सारे राइट्स आते हैं। ICCPR जो है ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। इसके अलावा जो ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स ICESR, और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है हमारे ह्यूमन राइट्स की, उसका भी पार्ट है। देखो ये किस किस का पार्ट है ना, इस वाले पूरे पॉइंट को लेकर ही आपका कोई ना कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। यही चीज़ें होती हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं। 1976 के अंदर ये इफेक्टिव हुआ था। अच्छा, ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ये एक डेक्लेरेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स एक डेक्लेरेशन है जहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स के, ठीक है, वो डिफाइन किए जाते हैं उस डेक्लेरेशन के अंदर। प्लस में कुछ स्पेसिफिक राइट्स और उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होता है, उनका भी डेफिनेशन दी जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी है ह्यूमन राइट्स का, UDHR। ये एक डॉक्यूमेंट है, ओके, ये एक डॉक्यूमेंट है राइट्स का और फ्रीडम्स का सभी ह्यूमन बींग्स का। ये 1948 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। और जो रिजोल्यूशन था हमारा यूनाइटेड नेशंस वाला, उसके 217 का रिजोल्यूशन था जो, उसमें ये फॉर्म हुआ था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इंडिया इसका पार्टी है ICCPR का। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अच्छा, UDHR के बारे में बता दिया। यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है, ये एक बॉडी है, ठीक है ना। इसमें 18 के आसपास एक्सपर्ट्स होते हैं। ये भी ICCPR के अंदर ही आती है ये बॉडी, ऑलराइट। इसका बेसिक से काम क्या होते हैं? स्टेट रिपोर्टिंग करना, ठीक है, इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स को होल्ड करना, जनरल कमेंट्स करना, और जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशंस होते हैं ना उनको हैंडल करना।
ICPR इफेक्टिव कब हुआ था? इंडिया ने साइन किया है आर्टिकल 21। ICCPR का जो आर्टिकल 21 है ना, यहाँ पर मैंडेट मिलता है कि आपके पास फ्रीडम है असेंबलीज़ की, यानी कि आप असेंबली कर सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो। और इसी के साथ एक आर्टिकल 22 होता है ना, यहाँ होती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस की। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, ये तो हो ही गया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है NCRB की रिपोर्ट आई है एक्सीडेंटल डेथ्स के ऊपर और सुसाइड के ऊपर। ये इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ के अंदर हमारा कवर होता है। वैसे ये वाला टॉपिक सोशल जस्टिस की चीज़ में भी कवर कहीं ना कहीं, सोशल इश्यूज़, सोशल जस्टिस नहीं, सोशल इश्यूज़ में कहीं तक थोड़े हद तक कवर हो सकता है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ओवरऑल जो रिपोर्ट है उसने दिखाया है कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ़ सुसाइड केसेस हैं और जो एक्सीडेंट के केसेस रजिस्टर किए गए थे, वो कंट्री में, मतलब 2019 का डेटा आया है ना, अभी तो 2020 का तो ईयर भी पूरा नहीं हुआ है, तो इस रिपोर्ट के अंदर 2019 का डेटा आया है। वो ये कह रहे हैं कि 2018 का जो डेटा है ना, उसके मुकाबले में पिछले साल 2019 में ये एक्सीडेंट्स और सुसाइड जो हैं ये बढ़े हैं, इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर। तो क्या रिपोर्ट है, डेटा क्या है? अच्छा, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं पढ़ूंगा, जैसे 97,613 है ना, तो मैं इसको बोल दूंगा कि लगभग 97,000, लगभग 1,34,000 ऐसे करके। तो आप समझ जाइएगा कि मैं लगभग बोल रहा हूँ, ताकि बार बार ये छोटे छोटे डिजिट्स जो है ना, इनको बोलना ना पड़े। आप समझ जाइएगा, आप समझदार इंसान हैं, UPSC की तैयारी करने की हिम्मत रखते हो, तो मैं मान सकता हूँ कि आप में सच में बहुत हिम्मत है, आप समझदार हैं। कंट्री के अंदर जो सुसाइड हैं वो स्लाइटली थोड़े से बढ़ गए हैं, यानी कि 2018 में तकरीबन 1,34,000 थे, 1,34,000। इस साल वो बढ़ करके 1,39,000 हो गए हैं। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? लगभग 4,600 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इतने लोगों की ज़्यादा सुसाइड देखने को मिलेगी। पहले हम सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे, नीचे हम लोग एक्सीडेंट्स के बारे में देखेंगे डेटा। जितने सुसाइड हुए हैं ना टोटल 1,39,000 के आसपास, उसमें से 97,000 समथिंग है वो मेल ने सुसाइड किए हैं। अब इसमें से जो मेल थे ना, उसमें मोस्टली जो थे वो डेली वेज वर्कर्स थे। तकरीबन 29,000 जो लोग थे वो डेली वेज वर्कर्स थे। इसके बाद थे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो 14,000 के आसपास थे। फिर आते थे अनएम्प्लॉयड, जो कि बिल्कुल ही बेरोज़गार थे, तकरीबन 11,600। ओके, जो फीमेल थी 41,000 के आसपास, उसमें से आधी से ज़्यादा थी वो हाउसवाइफ्स थीं। मोस्टली जो सुसाइड थे वो अनएम्प्लॉयड पर्सनस के थे, वो थे केरला के अंदर 14%। अब देखो यहाँ पर आपसे सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि केरला के बहुत सारे जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें केरला की रैंकिंग टॉप के ऊपर होती है, तो ये सुसाइड के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर सुसाइड में केरला की रैंकिंग यहाँ पर भी क्यों टॉप पे है? यहाँ आपसे टेक्निकल सवाल पूछा जा सकता है, इसका आपके पास जवाब होना चाहिए। ठीक है, केरला के बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है, उड़ीसा है। मोस्टली जो सुसाइड थे बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थे, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटका में, फिर वेस्ट बंगाल में और फिर मध्य प्रदेश के अंदर। सुसाइड रेट जो सिटीज़ का है ना, वो कंपैरेटिवली जो ऑल इंडिया का एवरेज है, तो सिटीज़ में वो 13.9% हायर है ऑल इंडिया एवरेज से। और जो यहाँ पर मास का मतलब एक ग्रुप के अंदर, फैमिली के अंदर जो सुसाइड रिपोर्ट किए गए थे वो तमिलनाडु में हाईएस्ट थे, फिर आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब और राजस्थान के अंदर। ये तो सुसाइड का डेटा था। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सीडेंटल डेथ का क्या डेटा रहा है। एक्सीडेंटल डेथ की अगर बात करें तो वहाँ पर हम लोगों को तकरीबन 2.3% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है लास्ट ईयर के मुकाबले। जहाँ पर 2018 में तकरीबन 4,11,000 एक्सीडेंट्स हुए थे, उनमें डेथ हुई थी। एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, डेथ 4,11,000 हुई थी। इस बार जो है वो 4,21,000, 4,21,000 हो गया है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स से आपके 9,000 के आसपास का इंक्रीमेंट हुआ है। मोस्टली जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं 30% के आसपास, ये थी 30 से 45 के एज ग्रुप के अंदर, और 26% जो है वो 18 से 30 के एज ग्रुप के अंदर हुई हैं। महाराष्ट्र के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं। तकरीबन जो टोटल फिगर है ना हमारा, यानी कि टोटल फिगर कितना है हमारा 4,21,000 का, इसका अप्रॉक्स 1/6 का मतलब 70,000 के आसपास जो डेथ्स हुई ना वो। ओके, हाँ ये डेटा लिखा तो हुआ है 70,000। टोटल जो 8,145 डेथ्स हुई ना, ये हुई हैं जो नेचुरल फोर्सेस के कारण, और इसमें से भी लाइटनिंग में 35.3% है, 15% के आसपास हीट और सनस्ट्रोक यानी कि लू लग जाना, गर्मी से जो डेथ हो जाती है, और फ्लड के कारण 11.6% इसके आसपास है। मोस्ट जो डेथ हुई है वो लाइटनिंग के कारण हुई है, वो है बिहार स्टेट से, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर झारखंड और यूपी।
अच्छा, ये लाइटनिंग के ऊपर भी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। इस बार कोरोना वायरस के पैंडमिक के दौरान भी काफ़ी इंसिडेंट्स देखने को मिले थे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, लाइटनिंग के ऊपर जो डेथ होती है। जो मेजर कॉजेज़ थे डेथ के, एक्सीडेंटल डेथ के, वो ट्रैफिक के एक्सीडेंट में थे। सबसे ज़्यादा डेथ होती है ट्रैफिक के एक्सीडेंट के अंदर। फिर आती है सडन डेथ, अचानक से मौत हो जाना, डूब कर मौत होना, जहर खाकर मौत होना, कहीं से गिर कर मौत हो जाना, एक्सीडेंटल फायर, आग लग जाने से। और जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स जो देखने को मिली थी वो थी 18 से 45 के एज ग्रुप के अंदर। NCRB क्या होता है? 1986 में सेटअप किया था हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। एक रिपोजिटरी होता है इन्फॉर्मेशन का, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में, ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प मिल सके इन क्राइम को परपेट्रेटर्स से कनेक्ट करने में। परपेट्रेटर का मतलब होता है समबडी हु कमिट्स और इलीगल एक्ट्स, ठीक है ना। आप कोई भी गैर कानूनी काम करते हो तो आप एक परपेट्रेटर हो जाते होगे। रिकमेंडेशंस आई थी नेशनल पुलिस कमीशन के 1977-81 से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की टास्क फोर्स की 1985 की। उन रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर हम लोगों ने NCRB का गठन किया था। NCRB एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम की एक रिपोर्ट बनाता है जिसको नाम है क्राइम इन इंडिया का रिपोर्ट। ओके, NCRB का एस्टेब्लिशमेंट, उसका फंक्शन, क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट, हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, सब कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। कोशिश किया करो कि टाइटल को पढ़ो ना, उससे ही समझ जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो आगे तो समझ ही जाएगा। ये टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। न्यूज़ में क्यों है, उससे जानने से पहले एक हल्का सा मैं आपको AGR के बारे में बता देता हूँ। AGR का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो टेलीकॉम की जो कंपनीज होती है ना, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये पहले डोकोमो भी था, फिर वोडाफोन हो गया, इन लोगों को जब भी अपना टेलीकॉम का सेटअप करना होता है तो इनको एक लाइसेंसिंग फ़ी देनी होती है। ठीक है, सरकार से जब आप गाड़ी का भी लाइसेंस बनाते हो ना, ड्राइविंग का अपना, तो आप लाइसेंस के लिए फ़ीस देते हो, कुछ 1000-500 जितना भी, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है कुछ कुछ। तो उसी तरीके से जब आप एक टेलीकॉम सेक्टर सेटअप करते हो तो आपको एक लाइसेंसिंग फ़ीस देनी होती है। ये काफ़ी पहले से चल रहा था। बीच में सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, लाइसेंसिंग फ़ी को छोड़ो, आपका जो रेवेन्यू हो रहा है ना, आप इस रेवेन्यू में से कुछ शेयर हमको देते रहो। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ कि लाइसेंस की फ़ीस काफ़ी बड़ी होती है। अब टेलीकॉम सेक्टर की छोटी मोटी फ़ीस नहीं होती हैगी, बहुत बड़ी फ़ीस होती हैगी, और फिर इसको रिन्यू भी करते रहना पड़ता है टाइम टाइम पे। तो सरकार ने कहा कि आप हमको एक रेवेन्यू देते रहो, यानी कि जितना आप कमा रहे हो ना, उसमें से कुछ % शेयर हमारे साथ करते रहो। तो उसका जो पैसा था ना, वो कुछ समय से बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, जो कि कंपनीज दे नहीं पा रही थी। स्पेशली वोडाफोन और ये एयरटेल वगैरह जो है, ये दे नहीं पा रहे थे। जियो को तो आए हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन जियो के पास वैसे भी बहुत सारा पैसा है, तो जियो के ऊपर इतना लोड नहीं है। लेकिन एयरटेल और जो ये वोडाफोन आइडिया का जो कोलैबोरेशन हुआ था ना, इन पे काफ़ी सारा लोड है। उसी चीज़ को लेकर के अभी गवर्नमेंट ने अपनी को जजमेंट निकाली है। तो जजमेंट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि टेलीकॉम कंपनीज़ को उन्होंने 10 साल का टाइम दे दिया है कि आपको जो एडजस्ट ग्रोस रिवेन्यू पे करना है ना, जो ड्यू है गवर्नमेंट को, आपको सरकार को बकाया राशि देनी है, 10 साल का आपके पास समय आ गया है। NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो स्पेक्ट्रम है उसको भी हम लोग इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए नहीं कर सकते हैं। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी नहीं बता सकता। स्पेक्ट्रम क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा नीचे बताऊंगा, तो ये पॉइंट आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो करंट कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, इनको 31 मार्च 2021 तक, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का सिर्फ इनको 10% पे करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज़ को जो पेमेंट्स करनी होगी वो 7 फेब और उससे पहले करनी होगी हर साल। ठीक है ना, अगर आपने नो पेमेंट नहीं की है तो देयर बी एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट। एक्रूअल का मतलब होता है कि इंक्रीज़ कर देना, जो फाइन वगैरह होता है ना, इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी होंगी फिर उसके आपके ऊपर। इशू क्या है, अक्टूबर 2019 के अंदर जजमेंट आया था कोर्ट का, जहाँ पर जो AGR था वो इशू था, उसको ओरिजिनली कहा था टेलीकॉम कंपनीज़ को रिपेमेंट करना है 3 महीने के अंदर अंदर। अक्टूबर में आया डिसीजन, तो मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की न्यूज़ आ गई थी, ये काफ़ी न्यूज़ में था उस समय पे। तो कोर्ट ने कंक्लूड ये किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, इन लोगों को जब से सेंटर ने इनको लिबरलाइज़ किया है ना मोड ऑफ पेमेंट के लिए, तब से इन लोगों के पास जो ये मनी का जो फीस वगैरह का जो देने का जो मुद्दा है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग चल रहा है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया
एक 20 ईयर का फॉर्मूला टेलीकॉम्स के लिए, ठीक है ना, इनकी जो पेमेंट थी उसके लिए। लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो 20 साल का जो पीरियड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, कि 20 साल के अंदर ये लोग अपना पैसा दे देंगे, ये काफ़ी लंबा पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। इवन आफ्टर द पार्ट पेमेंट द ड्यूज स्टिल रन एट 1.43 लाख करोड़, यानी कि सारी की पेमेंट देने के बावजूद भी अभी भी 1.43 लाख करोड़ का जो है वो ड्यूज बाकी है। एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। यानी कि देखो, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है यूजेज ऑफ लाइसेंसिंग फ़ी, ठीक है ना। जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये पैसा चार्ज करता है कि जो आपकी लाइसेंसिंग फ़ीस वगैरह होती है ना, अब इसको डिवाइड कर देता है इस पैसे को स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के अंदर और जो लाइसेंसिंग की फ़ीस होती है उसके अंदर। ये यानी कि स्पेक्ट्रम यूजेज होता है 3 से 5% तक का, और जो लाइसेंसिंग फ़ीस होती है 8% की। अभी स्पेक्ट्रम यूजेज क्या होता है? स्पेक्ट्रम यूजेज का मतलब होता है कि जो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, जो रेंज होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसकी ऑक्शनिंग की जाती है। उसको कैसे दिया जाता है कंपनी को? उसकी ऑक्शनिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होता है, तो वो इनको दिया जाता है कि भाई कौन कितनी फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ यूज़ करेगा, उसके चार्जेस होते हैं, उसकी फ़ीस होती है। कैलकुलेट कैसे होता है ये AGR? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की माने तो चार्जेस जो भी कैलकुलेट होते हैं वो उनकी जो भी रेवेन्यू, यानी कि वो कंपनी कितना पैसा कमा रही हैगी, ठीक है ना, और उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं ना इंटरेस्ट के और एसेट सेल्स के, उनको भी इंक्लूड करना होता है। यही एक इशू चल रहा है, इसलिए लोग पैसा दे नहीं पा रहे हैं। इशू ये चल रहा है, टेलीकॉम सेक्टर बोल रहा है कि भैया आप हमारे रेवेन्यू में से ले लो, ठीक है ना, रेवेन्यू में से आप हमसे ले लो, लेकिन आप जो ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स वगैरह से लेते हो ना, ये चीज़ हमको थोड़ी सी दिक्कत लगती है। ये हमसे नहीं लेना चाहिए ना, आप हमारे फिक्स एसेट्स से मत लो। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि नहीं, हम आपके फिक्स एसेट में से भी लेंगे और हम आपके रेवेन्यू में से भी लेंगे। अब मैं ऊपर एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, जो हमारा नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी ना 1994 की, वहाँ पर हम लोगों ने टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज़ कर दिया था। लिबरलाइज़ करने का मतलब क्या होता है कि अब प्राइवेट कंपनीज़ भी इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर काम कर सकती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने रेलवेज़ को लिबरलाइज़ करने पे काम किया हुआ है ना। धीरे धीरे रेलवे सेक्टर के अंदर हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। इस स्पेस जो हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वहाँ पर भी हम लोगों ने उसको लिबरलाइज़ करने की बात कर दी है। यही वो चीज़ होती है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि कंपनीज़ के साथ एक फ़िक्स लाइसेंसिंग फ़ीस रख देते हैं। तो इसी चीज़ से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा 1999 के अंदर एक ऑप्शन दिया कि ये जो लाइसेंसिंग होते हैं ना, इसको आप चेंज कर दो, आप हम लोगों को रिवेन्यू शेयरिंग करो, ठीक है। एक मॉडल लेके आए कि हमसे रिवेन्यू शेयरिंग करो। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। मैंने फिर आपको सब समझा ही दिया है, स्पेक्ट्रम के चार्जेस वगैरह एंड एवरीथिंग, लाइसेंस एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग। यहाँ पर देखते हैं AGR, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो गया, स्पेक्ट्रम एलोकेशन भी बता दिया। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राई की अगर हम बात करते हैं, ट्राई में एक चेयरमैन होता है, ठीक है, 1 चेयरमैन होते हैं। मैक्सिमम 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कतरी लेबर लॉ रिफॉर्म्स। कतर, ये कतर वाला जो एरिया है ना, कतरी, इसलिए इसका नाम कतरी दिया गया है। यह है हमारा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। कतर जो कंट्री है, उन्होंने अपने लेबर के जो लॉ होते हैं, जो मज़दूरों के जो कानून होते हैं, उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म किया है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब अगर उनकी कंट्री के अंदर इस तरह का कोई लॉ आया है तो हमारे लिए भी पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? देखो, इंडिया के बहुत सारा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, इंडिया से बहुत सारे लोग होते हैं ये जो माइग्रेट करते हैं ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, UAE में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, कुवैत में, कतर में। वहाँ से रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस मैंने आई थिंक कल की न्यूज़ में भी बताया था। रेमिटेंस वो मनी होता है जो ये लोग वहाँ से अर्न करते हैं, फिर वो इंडिया के अंदर आता है, तो उसको भी हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो कतर ने अपने लॉज़ के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है। जो एमिर हैं कतर के, उन्होंने इसको अक्टूबर 2019 में अनाउंस किया था और इसको फ़िलहाल साइन कर दिया गया है। ये रिफॉर्म्स हैं, ये एप्लीकेबल होंगे हर एक वर्कर के, उनके नेशनलिस्ट के, इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में होंगे जहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स भी काम करते हैं, जिनको पहले एक्सक्लूड कर दिया गया था इस चीज़ से। कतर के नए लेबर लॉज हैं क्या? इन्होंने अपना जो कफ़ाला सिस्टम है ना, उसको एबॉलिश कर दिया है। कफ़ाला सिस्टम क्या था? कफ़ाला सिस्टम के अंदर क्या होता था ना, कि जब आप कोई लेबर होता है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो उसके पास बहुत सारे राइट्स थे। यानी कि इस इंसान, इस पर्टिकुलर लेबर को अगर किसी दूसरे के अंडर जाके काम करना है तो उसको पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था,
उसके बहुत सारे उस अगर वो चाहता था तो वो इसको डिटेन भी करवा सकता था, ठीक है ना, कि ये पर्सन जो है ये मेरी चॉइस के बिना कहीं और पर काम करने स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप वहाँ से फ़रार होते थे, एब्सकॉन्ड भी होते थे, तो आपको भी डिटेन कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ आगे। तो इन्होंने कफ़ाला सिस्टम को अबॉलिश कर दिया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, वर्कर्स को अगर वो 1 साल के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहे थे तो इनको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर ये 2 साल तक का वहाँ पर उन्होंने काम किया है, उससे ज़्यादा किया है, तो इनको तकरीबन 2 महीने का जो नोटिस पीरियड है वो देना पड़ेगा। जो मिनिमम वेज था उसको 25% तक इंक्रीज़ कर दिया गया है, विच इज़ इक्वलेंट टू $274 और कतरी रियाल्स की बात करें तो 1000 कतरी रियाल्स। इसके अलावा एडिशनल 300 कतरी रियाल्स और का फूड और 500 कतरी रियाल्स का अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, अगर ये उसको कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो। ये सब क्यों किया इन्होंने रिफॉर्म? देखो, कतर ने ये जो सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए ना, क्योंकि कतर को सेलेक्ट कर लिया गया है 2022 के वर्ल्ड कप होस्ट के तौर पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम वगैरह चलेगा लंबे टाइम तक, और इनको बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स को वहाँ पे एम्प्लॉय करना होगा। इसलिए कफ़ाला सिस्टम क्या था, मैंने आपको बता दिया था। कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, ऑब्लिगेशन वर्ड जो है ना बहुत बार रिपीट हो रहा होता है हमारे इस न्यूज़ के अंदर। इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। समथिंग दैट हैज़ टू बी डन एज अ ड्यूटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और समथिंग दैट हैज़ टू बी डन एज अ प्रॉमिस। तो कफ़ाला सिस्टम के अंदर इनको ऑब्लिगेशन होती थी कि इनकी प्रोटेक्शन होगी एज अ फॉरेन गेस्ट, ठीक है। कफ़ाला का मतलब होता है गारंटी करना, टू टेक केयर ऑफ, ये अरबिक लैंग्वेज के अंदर होता है। तो इस सिस्टम के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर था ना, उसका जो इमिग्रेशन सिस्टम जो स्टेटस होता था वो लीगली बाउंड होता था एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयर या फिर स्पॉन्सर बोल सकते हो आप उसको, कफ़ील बोलते थे उसको। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयर होता था उसका या स्पॉन्सर, उसको कफ़ील बोलते थे। जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ये इंसान लीगली बाउंड होता था इसके अंडर, जो वर्कर था ना इसके अंडर। अब माइग्रेंट वर्कर थे, वो एंटर नहीं कर सकते कंट्री के अंदर, ना ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ना दूसरी जगह पर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, जब तक उनको एक क्लियर, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर रिटर्न परमिशन ना मिले उनके कफ़ील से। ये आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, वो आई थिंक कौन सी मूवी, टाइगर जिंदा है शायद, उसमें जो परेश रावल ने जो रोल प्ले किया था ना, ये वो वाला रोल है, कफ़ील उसको बोलते हैं। तो कफ़ाला सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था? कफ़ाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1950s के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था फॉरेन वर्कर्स को हायर करना, ताकि वहाँ पर जो उन्होंने ऑयल की जो डिस्कवरी की थी ना, उसमें डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर सकें। और कहाँ कहाँ पर कफ़ाला सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है? ये प्रैक्टिस किया जाता है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, जो जीसीसी मेंबर है ना, उन सब कंट्रीज़ के अंदर, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, और जो जॉर्डन और लेबनान, वहाँ पर भी किया जाता है। तो इस प्रैक्टिस से क्या क्या कंसर्न्स थे, इसको अबॉलिश क्यों किया जाना चाहिए था? ह्यूमन राइट्स बहुत एक्सप्लॉइट होते थे, ठीक है ना, और मीडिया ने इसको बहुत बार यूज़ किया था इसके लिए एक वर्ड की मॉडर्न डे स्लेवरी है ये, ठीक है ना। कुछ माइग्रेंट वर्कर जैसे जो एब्सकॉन्ड करना चाहते थे, जो फ़रार होना चाहते थे अपने एम्प्लॉयर्स से, तो वो कहीं और जाके रेफ्यूज ले लेते थे, ठीक है ना। अगर गल्फ स्टेट्स, बेसिकली गल्फ स्टेट के अंदर फ़रार होना कोई क्राइम माना जाता है। इसके बाद इनडेफिनिट पीरियड तक आपको डिटेन कर लिया जाता है, और चाहे तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कंप्लेनिंग की तो और आपका कोई कन्फ्लिक्ट होता है स्पॉन्सर के साथ, तो उसके पास पावर होती है कि आपका जो रेजिडेंस का जो वीज़ा होता है ना, उन सबको कैंसिल कर सकता है, आपको डिपोर्ट करवा सकता है। तो ये कफ़ाला जो था ना, ये डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता था लेबर लॉ के साथ में, ऑलराइट, और जो लेबर की मोबिलिटी थी उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता था, ठीक है ना। ये कफ़ील के परमिशन के बिना दूसरी जगह पर जाके काम नहीं कर सकते होगे, इसलिए इसको हटाया जाना बहुत ज़रूरी था। जोग्राफिकल लोकेशन कतर की मतलब इतना इजी है, मैं ये आपको नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। रिसेंट लेबर लॉ, कफ़ाला सिस्टम, कंट्रीज़ वगैरह ये सब तो हो ही चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये जीएस पेपर 1 नहीं है, ये पे भी उन लोगों से गलती हो गई है, आप इसको जीएस पेपर 3 समझ लेना, ठीक है। टॉपिक है हमारा इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स इन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। पहले ये जानो कि इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट होते क्या हैं। इंश्योरेंस सेक्टर आप समझते हो, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, कार इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है। बेसिकली आप एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको एक लार्ज अमाउंट में पैसा मिल जाए, ऑलराइट। तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैंगे, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैंगी। उन्हीं में से एक चीज़ होती है इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट्स। ये इंडिया में 2001 से लेकर और 2012 तक पहले भी चल रहे थे, लेकिन 2012 में IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इस इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया था।
क्यों? क्योंकि यूज़र्स की कंप्लेन आ रही थी कि इससे जो रिटर्न्स आ रहे हैं ना वो बहुत ही कम आ रहे हैं, रिटर्न इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत ही लो हैं। तो कंप्लेंट्स के ऊपर उन्होंने बंद कर दिया था। अभी जो इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज उन्होंने रिक्वेस्ट किया IRDAI से कि इस प्रोडक्ट को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। ऑब्वियसली उन लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा तभी। तो IRDAI ने कमेटी बनाई हैगी कि ठीक है, हम लोग इसकी प्रोविजंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आपको परमिट कर सकते हैं इसके लिए। इतनी सी न्यूज़ है, इसमें कुछ बताने का नहीं है, छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर जो एडिशनल बताने की है वहाँ पे, वो मैं आपको ये बता देता हूँ। IRDAI का कॉम्पोजिशन और उसके फंक्शंस। देखो फंक्शन तो मतलब सिंपल सी बात है, जो भी हमारा ये इंश्योरेंस के जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, उन सब के ऊपर एक अथॉरिटी की तरह काम करता है ये, ठीक है ना। उन सब का रेगुलेशन करना, वो सब ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट्स वगैरह एंड एवरीथिंग। कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक चेयरमैन होता है, ठीक है। चेयरमैन के साथ होते हैं 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, प्लस में 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। तो CM + 9 होता है ये। CM मतलब चेयरमैन कंसिडर कर लेना, ऑल राइट। अब ये वही लोग होते हैं जिनको इंश्योरेंस, अकाउंट, फाइनेंस, इकोनॉमी, इन सब फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ होती हैगी। ग्रीन टीम एड मार्केट, GTAM, कंजर्वेटिव रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर आता है। आसान भाषा में बताऊं तो एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोग ने किया था ना जो E-NAM किया था, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट करके, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का जो बाज़ार होता है ना, उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था, यानी कि डिजिटल कर दिया था, ताकि लोगों का लेन देन आसान हो सके। एग्जैक्टली ग्रीन एनर्जी जो है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको लेकर हम लोगों ने ग्रीन टर्म एड मार्केट स्टार्ट किया है, ठीक है ना। ताकि एक पहला स्टेप है इंडिया की जो एनर्जी है उसको ग्रीन को यूज़ करने के लिए एक तरीके का मार्केट होगा जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का जो लेन देन होगा ना वो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है उस पावर को बेचने का, रादर देन जब हम जो लंबे जो हमारे लॉन्ग टर्म के PPAs होते थे ना, PPAs का मतलब होता है पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, ठीक है ना। उसको अवॉइड कर एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हम लोगों ने बनाया है। तो ये एक पहला स्टेप लिया गया है इंडिया के अंदर इस एनर्जी को, पावर मार्केट को ग्रीन करने का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है मेंस का। GTAM के की फीचर्स क्या होंगे? जो ट्रांजैक्शंस होंगी GTAM के द्वारा वो एक नेचर के अंदर बायलेटरल होंगी, ठीक है ना। क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगी, जो भी बायर और सेलर होंगे उनकी कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को लेकर ये ध्यान में रखना, RPO कई बार रिपीट होगा, ओके। GTAM के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सेग्रीगेट किए जाएंगे, यानी कि सोलर वाले अलग होंगे और नॉन सोलर वाले अलग होंगे। सोलर वाला मतलब जहाँ से सन से एनर्जी आ रही होती है वो प्रोडक्शन की चीज़ बात की जाती हैगी, और नॉन सोलर वाला मतलब जैसे विंड एनर्जी हो गया, जियो थर्मल वगैरह हो गया, वो सब। कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो डेली और वीकली बेसिस होंगे, उनके ऊपर बिडिंग होगी मेगावाट पर आवर के बेसिस के ऊपर। अब मेगावाट आपको मालूम होना चाहिए यूनिट हैगी। ऐसी चीज़ें ना पूछी जाती हैं, पहले भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। और जिस कॉलेज में मैं था, मैंने बात पहले ही आप लोगों को बताई होगी, मेरे कॉलेज में जो प्रो वाइस चांसलर थे उन्होंने एक सेशन बताया था। वो पहले एक बार इसमें आई थिंक ही वाज द इन्वेस्टिगेशन, वो इन्विजिलेटर थे शायद UPSC के अंदर। तो उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन एक आया था कि एक बैरल के अंदर कितना वो होता है लीटर, मैं क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, कितना लीटर होता है एक बैरल के अंदर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन चुका है। जब हम मेगावाट की बात करते हैं तो 1000 किलोवाट जो होते हैं ना वो मेगावाट बनाते हैं, 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। जैसे अपने कंप्यूटर में होता है, जब 1024 KB हो जाता है तो 1 MB बन जाता है, ठीक है। फिर 1024 MB हो जाता है तो 1 GB बन जाता है। उसी तरीके से ये भी किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, जेटा, येटा, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी होगी वो कॉन्टिन्यूस बेस के ऊपर होगी। एनर्जी का स्केड्यूलिंग होगी GTAM के कॉन्ट्रैक्ट की तरह, कैसे स्केड्यूल किया जाएगा। तो इस तरीके का जो आप मार्केट क्रिएट कर रहे हो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिच स्टेट्स होते हैं ना उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है ना। और उनको इंसेंटिवाइज भी किया जा सकता है कि भैया अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा जो RPO है, जो आपका ऑब्लिगेशन है ना, उसके बियॉन्ड एक्सटेंड करो। यहाँ पर हम लोग प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के मर्चेंट की कैपेसिटी एडिशन को, ठीक है ना। जो भी हमारे टारगेट्स है कंट्री क्या टारगेट्स हैं, 2022 तक का हमारा टारगेट है कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वो 175 गीगावाट हो। इसको अचीव करने में हेल्प करेगा। GTAM के जो प्लेटफॉर्म है, ये इस ऐसे प्लेटफॉर्म के आने के बाद क्या होता है ना कि ग्रीन, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है ना, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कन्वीनियंट मेथड है, अब हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ये बेनिफिट करेगा बायर्स को जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के होते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेंगे, यानी कि एक जगह से यहाँ इतना प्राइस मिल रहा है, इतना वहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि चलो यहाँ से इतनी अच्छी होती है, यहाँ से रेगुलरिटी है, यहाँ की एफिशिएंसी अच्छी है, यहाँ से हम खरीदना चाहते हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में होता है ना, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलते हैं तो आप अपनी चॉइस से खरीद सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। ये बेनिफिट करेगा जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेलर्स हैं, उनको एक्सेस मिलेगा कि उनको पूरे का पूरा इंडिया का मार्केट मिल जाएगा। अब ये चीज़ अच्छी है, ये आप मल्टीपल टाइम्स अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट नोट्स में लिख लेनी चाहिए। इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया ने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया था ना 2016 में, जो जिसके अंदर से यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया था, तो इस एग्रीमेंट में हम लोगों ने बात किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करेंगी, टेक्नोलॉजिकली हेल्प करेंगी, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो पेरिस का एक क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया ने कमिट किया है इसके लिए 40%, जो कि 450 गीगावाट होगा, रिन्यूएबल कैपेसिटी होगी। ये 2030 तक का टारगेट है इंडिया का। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। इंडिया का रिन्यूएबल टारगेट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इंडिया का कमिटमेंट, जीटीएम कैसे काम करता है, ऑल डन। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का, challenges to the internal security through communication network, role of media, social networking sites, internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention। न्यूज़ में क्यों है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर पास किया गया था, ठीक है ना, डॉक्टर कफील खान के अगेंस्ट, गोरखपुर के जो डॉक्टर कफील खान है, उसको इलीगल बता दिया है, ठीक है ना, और उन्होंने डायरेक्शन दिया यूपी की गवर्नमेंट को कि इस इंसान को जेल से रिलीज़ कर दिया जाए। तो कफील खान, जो डॉक्टर कफील खान है, उनको रिलीज़ भी कर दिया गया है। प्लस में कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो आप इस इंसान का जो डिटेंशन पीरियड आप एक्सटेंड करना चाह रहे थे वो अपने आप में बिल्कुल ही इलीगल है। बैकग्राउंड क्या है, कौन है डॉक्टर कफील खान? तो गवर्नमेंट ने फरवरी में डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए लगा दिया था। स्लैप दिया, एनएसए का मतलब होता है कि थप्पड़ नहीं मारा था, यानी कि एनएसए लगा दिया था उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कुछ इन्फ्लेमेटरी और प्रोवोकेटिव कमेंट्स दिए थे। उनकी एक स्पीच थी, ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट। कहाँ पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिसंबर में 2019 में उन्होंने ऐसे कुछ स्पीचेस दिए थे, तो गवर्नमेंट ने उनको डिटेन कर लिया था एनएसए के अंदर। हमको जानना ही एनएसए क्या होता है। ये एक स्ट्रिंजेंट लॉ है। स्ट्रिंजेंट वर्ड का मतलब होता है बहुत ही कठोर, ठीक है ना, जहाँ पर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हो महीनों तक, ठीक है ना। अगर किसी अथॉरिटी को लगता है कि आप एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक थ्रेट हो, तो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाएगा, यानी कि आपको ऐसी चीज़ करने से रोकें, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम आपको डिटेन कर लेंगे, आपको गिरफ्त में ले लेंगे, ठीक है ना। पर्सन को आप इस पूरे डिटेंशन पीरियड के अंदर चार्ज नहीं करते हो, आरोप नहीं लगाते हो, बस उसको गिरफ्तार कर लेते हो, गिरफ्त में ले लेते हो अपनी। क्यों? क्योंकि आपका गोल होता है कि आपको किसी भी तरीके का क्राइम करने से रोकना। तो ये जो एक्ट है ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। 23 सितंबर 1980 को ये प्रोमलगेट किया गया था। प्रोमलगेट वर्ड का मतलब होता है ऑफिशियली अनाउंस कर देना। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं कि आप किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन दोगे? अगर वो इंसान किसी भी तरीके में इंडिया के डिफेंस को लेकर प्री जुडिशियल वे में बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर इंडिया का और या फिर इंडिया के किसी फॉरेन पावर के साथ कुछ कनेक्शंस होते हैंगे, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर कोई बात होती है, उसके अंदर अगर वो किसी भी तरीके का ऐसा कुछ एक्ट कर रहा है जिसमें इंडिया की इंटेग्रिटी और डिफेंस सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, या फिर आपने गैर कानूनी रूप से इलीगल मैनर में किसी फॉरेनर को अपने साथ रखा हुआ है कंट्री के अंदर और आप प्लान कर रहे हो उस इंसान को एक्सपेल करने का इंडिया से बाहर, तो भी आपको एनएसए के अंडर लिया जा सकता है। ओके, प्रिवेंट करता है कि किसी भी तरीके से, ठीक है ना, कोई भी इंसान पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना, किसी भी तरीके से कम्युनिटी के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब ना करे, जो कि बहुत नेसेसरी होती है कम्युनिटी को रन करने के लिए। ऐसा कुछ आप हरकतें करते हैं अगर, तो आपको एनएसए के अंडर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। एक्ट तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। देखते हैं ड्यूरेशन क्या होती है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एक इंडिविजुअल को 12 महीने तक डिटेन करके रखा जा सकता है। फिर उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को इंटीमेशन दिया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके स्टेट के इस इंसान को हम लोगों ने एनएसए के अंडर गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना। हालांकि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस बात को अप्रूव नहीं करती हैगी तो 12 दिन के बाद तक ये जो ऑर्डर होता है ये फोर्स में नहीं रहता।
एक इंसान जिसको डिटेन किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उसको 10 दिन तक आप बिना बताए, यानी कि वैसे तो 5 दिन होते हैं, 5 दिन तक बिना बताए आप उसको, या आपके ऊपर क्यों आपको गिरफ्तार किया गया, 5 दिन तक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग जो थोड़े अवेयर होते हैं, अगर उनको लगे कि भाई मुझे 5 दिन तक नहीं बताया जा रहा है कि मुझे क्यों अंडर किया गया है, क्यों मुझे डिटेन किया गया, तो समझ जाइए कि आपको NSA के अंडर डिटेन किया गया है। 5 दिन तो नॉर्मल होता है, मैक्सिमम ये 10 दिन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या आप किसी से अपील कर सकते हो। जो डिटेन पर्सन होता है वो अपील कर सकता है एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने, जिसको गवर्नमेंट ही सेटअप करती है। यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है एडवाइजरी बोर्ड का। लेकिन आपको उस पूरे के पूरे ट्रायल पीरियड के अंदर, जब ट्रायल मतलब होता है मुकदमा जो चलेगा, उसमें आपको लॉयर नहीं हायर कर सकते आप, ठीक है ना, आपको लॉयर नहीं हायर कर सकते हो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की हिस्ट्री क्या है इंडिया में, शुरुआत कहाँ से हुई थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो कानून है इंडिया में, इनकी स्टार्टिंग हुई थी कॉलोनियल एरा से, ठीक है ना, जब बंगाल रेगुलेशन 3 था ना 1818 का, तब इसको इनेक्ट किया गया था, ताकि कुछ लोग थे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह को या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उस समय किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे। एक सेंचुरी बाद, तकरीबन 100 साल बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था रोलैक्ट एक्ट 1919 का, जहाँ पर वो शक के दायरे में, सस्पेक्ट के मामले में किसी को भी कन्फाइन कर लेते थे विदाउट ट्रायल, बिना कोई मुकदमा चलाए। तो ये जो एडवाइजरी बोर्ड है जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, आपका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोषी हैं, मतलब ऐसे पढ़ाते वक्त ऐसे निकल जाता है आप, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं किसी को दोषी करार कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एडवाइजरी बोर्ड को इस एक्ट के पर्पज़ के लिए। हर एक बोर्ड के अंदर 3 पर्सन्स होते हैं, ठीक है ना, जो या तो क्वालिफाइड होते हैं कि वो जज बन सके हाई कोर्ट के, ठीक है ना, या फिर वो, और उन्हीं को फिर अपॉइंट किया जाता है, या तो वो जज हैं या फिर वो क्वालिफाइड होते हैं कि उनको जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे बोर्ड के मेंबर्स, ठीक है ना। इनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपॉइंट करती हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मेंबर्स एडवाइजरी बोर्ड के, ठीक है ना, जो जज हैं या फिर जो जज होते हैं ना हाई कोर्ट के, उनको उसमें से एक को चेयरमैन बनाया जाता है। जो टू बी अपॉइंटेड के लिए एलिजिबल होते हैं उसको तो वो मेंबर रहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी जज होता है उसको उनमें से किसी एक को चेयरमैन बना दिया जाता है, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है एडवाइजरी बोर्ड का। एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, every case where a detention order has been made under this act, appropriate government shall within 3 weeks from the date of detention of a person under the order place before the advisory board constituted it by it the grounds on which the order has been made and the representation if any made by the person affected by the order and in case where the order has been made by an officer। जब भी किसी को NSA के अंडर डिटेन किया जाता है तो 3 सप्ताह के अंदर अंदर सरकार को, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है ना, उनको 3 सप्ताह के अंदर अंदर वो रीजंस बताने पड़ेंगे, या फिर किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन अगर आ रहा होता है उस इंसान की तरफ से, यानी कि अपील वगैरह करने की अगर बात उठ के आ रही होती है कि जो भी जिसको भी आपने डिटेन किया है, तो 3 वीक के अंदर अंदर एडवाइजरी बोर्ड के सामने आपको एडवाइजरी बोर्ड को रीज़न देना होता है। जो इंसान जिसको डिटेन किया उसको रीज़न 10 दिन तक देने की ज़रूरत नहीं है, 10 दिन के बाद देना पड़ेगा, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड के आपको कुछ टाइम से बहुत जल्दी रीज़न देना पड़ता है कि किस चीज़ के अगेंस्ट आपने इसको अरेस्ट किया है। तो NSA को लेकर कंसर्न क्या रहेंगे और ये बाकी नॉर्मल अरेस्ट से इतना डिफरेंट क्यों है। जब हम नॉर्मल अरेस्ट की बात करते हैं ना, नॉर्मल तरीके से किसी को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उनको कुछ बेसिक राइट्स की गारंटी मिलती है, ठीक है ना। पहली बात तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। फिर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है ना, उसका सेक्शन 50 होता है, वो यहाँ पर बोलता है कि उस इंसान के पास राइट टू बेल होता है, यानी कि ज़मानत हो सकती है उसकी, जो भी पर्टिकुलर केसेस वगैरह होते हैं। और उसी में CRPC के अंदर हमारा जो सेक्शन 56 और 76 होता है, वो ये कहता है कि पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के बाद। आपने जब भी अरेस्ट किया 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट के सामने आपको पेश करना होता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 22 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि कोई भी इंसान जिसको आप अरेस्ट करते हो उसको कुछ कंसल्टेशन का, यानी कि एक लॉयर का जो उसका राइट होता है कि एक लॉयर को वो हायर कर सके, ये उसका राइट होता है। आप ये राइट उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सारे राइट्स होते हैं ना, ऊपर वाले जो सारे राइट्स होते हैं, ये NSA के अंडर अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप एक इंसान को 5 दिन तक अंधेरे में रख सकते हो बिना बताए कि क्यों उसको आपने डिटेन किया है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 10 दिन तक आप उसको नहीं बता सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। और इवन जब आपको जो आपका जो एडवाइजरी बोर्ड था ना, जब आप उनको बता रहे होते होगे, या फिर आप इस इंसान ये जो डिटेन इंसान होता है इसको जब आप बता रहे होते कि क्या ग्राउंड्स थे तुम्हारे अरेस्ट करने के, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड भी, रोक के भी रख सकती है अपने पास, अगर उसको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा ये इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। तो ये राइट, एक पावर होती है गवर्नमेंट के पास। प्लस में जो किसी भी तरह का लीगल एड का कोई राइट नहीं मिलता एनएसए में, यानी कि आप लॉयर वगैरह को हायर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, हालांकि आप कोई अपील कर सकते हो एडवाइजरी बोर्ड के सामने, ठीक है ना, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कि एनएसए केसेस के डील करने के लिए। तो ये लॉ तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसके बारे में एग्ज़ाम में बिल्कुल बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का भी बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि कई बार यूज़ हुआ है ये सीएए को लेकर ध्यान में रखते हुए। फिर कुछ जो जामिया के अंदर, जेएनयू के अंदर जो ये कुछ केसेस हुए थे, कुछ वायलेंस हुआ था ना, तो ये चीज़ें, ऐसे एक्ट्स वगैरह आपको एग्ज़ाम में ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।